गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज चोटिया जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। पहले अपन अध्याय को समझते हैं। पादप आप लोगों को पता है वह सजीव संरचना जिसमें कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। जल किसी भी सजीव के 5 मूलभूत तत्वों में से एक तत्व है जल। पिछले चैप्टर में अपन ने इसके गुण वगैरह पढ़ लिए थे। अवशोषण यानी ग्रहण करना, जीवन की क्रियाओं को निर्धारित रूप से चलायमान रखने के लिए आप लोगों को पता है जल एक अत्यंत आवश्यक पदार्थ है और द्रव्य रूप में ही सारी जैविक क्रियाएं घटित होती है। अवशोषण यानी ग्रहण करना, जल को पादप जिस माध्यम से ग्रहण करते हैं वह जल अवशोषण कहलाता है। एवं रसारोहण, एसेंट ऑफ सेप यानी अवशोषित जल का। और जल अवशोषण कौन करता है पादपों में? आप लोगों को पता है कि जड़ें करती है। ठीक है, तो अवशोषित जल का जड़ों के जाइलम से। अब काम में कौन लेने वाला है इसको? जल को पत्तियां काम में लेनी है। पत्तियां क्या करेगी? भोजन बनाएगी। जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करती है? भोजन बनाने का कार्य करती है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस जल का पत्तियों तक पहुंचना यानी अवशोषित किसने किया? जड़ ने किया। जड़ के जाइलम से आप लोगों को पता है 10वीं क्लास तक भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जल का जो परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो जड़ों के जाइलम से पत्तियों के जाइलम तक जल के पहुंचने की जो क्रिया उसको क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। अब आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक पे। सबसे पहले ये टॉपिक लेते हैं जल के प्रकार। जल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को पता है पृथ्वी के ऊपर जल का एकमात्र स्रोत क्या होता है? वर्षा होता है। ठीक है, वर्षा के द्वारा जल अपने को प्राप्त होता है और उस जल की जब तेज वर्षा होती है तो आप लोगों को पता है कि भूमि पे गिरने के पश्चात जल जो है वो प्रवाहमान हो जाता है, अर्थात ऊंचाई से नीचाई की ओर या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होता है। उसको क्या कहेंगे? अपवाहित जल। उनमें से कुछ जल जो है, इसमें से कुछ जल मृदा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, वो मृदा जल कहलाता है। क्योंकि मृदा के कण जब तक भीगेंगे नहीं तब तक आगे प्रवाहमान नहीं होगा। या आप यूं कहें कि जब हल्की या धीमी बारिश होती है तो मृदा क्या करती है? मिट्टी क्या करती है? उस जल को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब इस मृदा जल के भी 3 प्रकार हैं। पहला है केशिकत्व जल, दूसरा है गुरुत्व जल और तीसरा है आर्द्रताग्राही जल। केशिकत्व जल किसे कहते हैं? अपने को इसके ऊपर मेन ध्यान रखना है, मेन एम्फेसिस करना है, क्योंकि पादप, ये याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। पादप मृदा से कौन सा जल अवशोषित करते हैं? आंसर है केशिकत्व जल। ठीक है, अब केशिकत्व जल है क्या? तो जो 2 मृदा के कण हैं, जो 2 मृदा के कण हैं, उन 2 मृदा के कणों के बीच में जो जल उपस्थित रहता है उस जल को अपन क्या कहते हैं? केशिकत्व जल। गुरुत्व जल आप लोगों को पता है, अपन कुएं ट्यूबवेल के द्वारा पानी बाहर निकालते हैं तो वो पानी आया कहां से? तो बरसात का जो जल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा भूमि में चला जाता है, जिसे हम भौम जल भी कह सकते हैं। वह जल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे के स्रोत में चला जाता है, जिसे गुरुत्व जल कहते हैं। आर्द्रताग्राही जल, मृदा के कण अवशोषित जल को जो अवशोषित कर लेते हैं, जो रासायनिक रूप से संयुक्त तय कणों के साथ जो बंधित जल होता है उसको अपन क्या कहेंगे? आर्द्रताग्राही जल। यानी 2 ऊपर जो अपन ने बात की केशिकत्व जल। केशिकत्व जल क्या है? 2 मृदा कणों के बीच में। तो 2 मृदा कणों के बीच में जल कब उपस्थित होगा? जब वो दोनों मृदा कण गीले हो जाएंगे, या यूं कहें कि वो जल को अवशोषित कर लेंगे। तो वह जल जो 2 मृदा कण अवशोषित कर लेते हैं वह आर्द्रताग्राही जल कहलाता है। उसके बाद में पौधे के जल अवशोषण करने वाले अंग। तो आप लोगों को पता है कि पौधे के अंदर जल अवशोषण कौन करता है? जड़ें करती है। लेकिन यहां हम जो पिछले साल आप लोग पढ़ के आए हो, जड़ की आंतरिक संरचना देखते हैं या जड़ की अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तब अपने को वास्तविक रूप से पता चलता है कि जड़ में भी क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक तरुण या युवा और दूसरा प्रौढ़
ठीक है, या परिपक्व है। अगर जड़ की अपन संरचना देखें इस प्रकार से, देखिए जड़ के ऊपर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जूनियर का टॉपिक है। एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है अग्र सिरे पर, जिसे अपन क्या कहते हैं, मूल गोप। और ये किसमें, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट में मृदा के अंदर जो पादप पाए जाते हैं उनके अंदर मूल गोप नामक यह संरचना पाई जाती है। जलीय पादपों में मूल गोप के स्थान पे, जैसे आपकी शर्ट के अंदर या टी शर्ट में ये जो पॉकेट है, तो ये क्या है, एक अतिरिक्त साधारण सी सुरक्षात्मक आवरण है जिसको अपन कह देते हैं मूल पॉकेट, ठीक है, रूट पॉकेट। लेकिन टेरेस्ट्रियल या मरुस्थलीय, रेगिस्तानीय या स्थलीय जो पादप होते हैं उनके अंदर एक मोटी सुरक्षात्मक संरचना पाई जाती है जिसे मूल गोप कहते हैं। मूल गोप के जस्ट पीछे का जो क्षेत्र होता है उसकी कोशिकाएं क्या होती है, लगातार मूल गोप के एकदम पीछे का जो भाग है वह कहलाता है विभज्योतकी क्षेत्र, विभज्योतकी क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक जोन। इस क्षेत्र की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य युक्त होती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य युक्त होती है और ये लगातार विभाजन करती रहती है, ठीक है। इसके पीछे का जो भाग है उसको कहते हैं कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। क्या कहते हैं, कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र, सेल इलोंगेशन जोन। और इसके जस्ट जो पीछे का भाग है वो क्या कहलाता है, परिपक्वन क्षेत्र। ये क्या हो गया अपना दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि जो विभज्योत की कोशिकाएं हैं उनमें जब जीवद्रव्य की मात्रा कम होने लगती है तो उसमें विभाजन की क्षमता थोड़ी सी कम होती है, उनका आकार जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसके पश्चात वाला जो क्षेत्र है दीर्घीकरण क्षेत्र के बाद वाला क्षेत्र, इसमें क्या होता है आप लोग जानते हो, ये मूल और तने में एक मुख्य अंतर है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि तने के ऊपर जो रोम पाए जाते हैं, तने के ऊपर जो रोम पाए जाते हैं वह रोम बहुकोशिकीय होते हैं और जड़ के ऊपर जो रोम पाए जाते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्यूलर। तो ये हजारों की संख्या में क्या होते हैं, यहाँ पे मूल रोम पाए जाते हैं। और वास्तव में जो जल अवशोषण की क्रिया है मृदा से वो कौन करते हैं, ये मूल रोम ही करते हैं। तो इस क्षेत्र को अपन कह सकते हैं मूल रोम क्षेत्र। और इसके पीछे का जो भाग है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, मेच्योरेशन जोन या परिपक्वन क्षेत्र। तो ये हो गए अपने जड़ के भाग। सबसे आगे मूल गोप, उसके बाद में विभज्योतकी प्रदेश, उसके बाद में दीर्घीकरण प्रदेश, उसके बाद में मूल रोम प्रदेश और उसके बाद में परिपक्वन प्रदेश। अब परिपक्वन प्रदेश में क्या होता है कि जैसे जैसे जड़ पुरानी होती जाती है तो उसमें लिग्निन सुबेरिन आदि का जमाव होने लगता है और लिग्निन सुबेरिन आदि का जमाव होने के कारण अपन यूं कह सकते हैं कि उसका काष्ठीभवन हो गया, काष्ठ का निर्माण उसमें प्रारंभ हो गया। तो वो क्षेत्र परिपक्व हो जाता है, पुराना हो जाता है, इसलिए वो जल अवशोषण करने की क्षमता नहीं रखता। तो जल अवशोषण के अंग अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है, मूल रोम है, या मूल रोम ही क्या करते हैं, जल अवशोषण की क्रिया करते हैं। अब है जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि की खोज क्रेमर नामक साइंटिस्ट ने की थी। ये अपने को 1 नंबर के प्रश्न में ध्यान में रखना है कि जल अवशोषण की क्रियाविधि की खोज किसने की, जल अवशोषण की क्रियाविधि की खोज क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। 2 विधियां हैं, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। निष्क्रिय इनएक्टिव, सक्रिय एक्टिव, दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो मैं आप लोगों को दोनों को डिफाइन कर देता हूं, अंतर आप लोग अपने आप कर सकते हैं। देखिए निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है कि आप लोगों को पता है, या अगला टॉपिक अपना वही है, उसमें पढ़ेंगे कि पत्तियों के ऊपर क्या होता है, रंध्र पाए जाते हैं और वो रंध्र क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की एक कोशिका ने, अब उस कोशिका के पास क्या होगी, जल की कमी होगी, वो उस कमी को अपने पास वाली कोशिका से पूरा कर लेती है, ये कोशिका अपने पास वाली कोशिका से पूरा कर लेती है। इस प्रकार से
पादप की पत्तियों से लेकर तने से होते हुए जड़ों तक एक प्रकार का ऋणात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है, और उस तनाव उत्पन्न होने के कारण उस तनाव को दूर करने के लिए जड़ें क्या करती है, जड़ें जल अवशोषण करती है। इस प्रकार के जल अवशोषण को क्या कहते हैं, निष्क्रिय अवशोषण, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होने वाला जल अवशोषण निष्क्रिय जल अवशोषण कहलाता है। पादपों में होने वाले कुल जल अवशोषण का 96 to 98% वाटर एब्जॉर्प्शन या जल अवशोषण जो है वो निष्क्रिय प्रकार का ही होता है। दूसरा, अगर अपन बात करें सक्रिय जल अवशोषण, तो सक्रिय जल अवशोषण उस स्थिति में होता है जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो रही है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब नहीं हो रही है, तो आप लोगों को पता है रात्रि में नहीं हो रही है, अर्थात रात्रि में इस प्रकार का जल अवशोषण होता है। दूसरी बात, इस प्रकार का जल अवशोषण तब होता है जब मृदा में पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित रहे, और इसके लिए क्या होता है, ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, आप लोगों को पता है। और ऊर्जा आप लोगों को पता है सजीवों में एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यह ऊर्जा जड़ों की जो कोशिकाएं हैं वो एक प्रकार का दाब उत्पन्न करती है। उस दाब को कहते हैं मूल दाब, रूट प्रेशर, और इस रूट प्रेशर और एटीपी बनने के कारण परासरण के द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। इस प्रकार के जल अवशोषण को सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। देखो, चार अंतर मैं आप लोगों को बता देता हूं, दोनों को स्पष्ट करते हुए अपने समझ में आ गए। सबसे पहली बात, सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निष्क्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। निष्क्रिय जल अवशोषण जब होता है दिन में होता है, सक्रिय अवशोषण रात्रि में होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जन होने पर होता है, सक्रिय जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जन नहीं होने पर होता है। इसमें मूल दाब की आवश्यकता होती है, उसमें मूल दाब की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निष्क्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। और ये कुल जल अवशोषण का 2 से 4% होता है। ये कुल जल अवशोषण का 96 to 98% होता है। आज का अपना लास्ट टॉपिक है पादपों में जल का मार्ग, यानी जल जो मूल रोम अवशोषित कर लेते हैं। मूल रोम अवशोषित करने के पश्चात जल का क्या होता है, पार्श्वीय प्रवाह होता है। क्या होता है, पार्श्वीय प्रवाह। और ये पार्श्वीय प्रवाह किस किस प्रकार से हो सकता है, 3 इसके माध्यम में अपने एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वेक्यूलर प्लास्ट। हालांकि ये पिछले साल बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, पहला है जल का मार्ग एपोप्लास्ट। तो पहली बात तो ये होगी कि जल का जो मार्ग है वो क्या होगा, पादपों में जल का मार्ग पार्श्वीय प्रवाह होगा। पहला एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट जल पादप जल संबंध के अंतर्गत अपन ने एक क्रिया पढ़ी थी पारगम्यता, और पारगम्यता में मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, कोशिका भित्ति जो है वो पारगम्य होती है। किसी भी पदार्थ के लिए वो क्या होती है, पारगम्य होती है। तो यहां एपोप्लास्ट पथ को अपन निर्जीव पथ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सेल वॉल है और इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब अंतरा कोशिकीय अवकाश, 2 कोशिकाओं के मध्य स्थित खाली स्थान को अंतरा कोशिकीय अवकाश कहते हैं। ठीक है, तो उस अंतराकोशिकीय अवकाश के द्वारा या जो कि कोशिका भित्ति पारगम्य प्रकार की होती है, उस कोशिका भित्ति के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से चौथी कोशिका, इस प्रकार से करते हुए जाइलम तक जो जल का प्रवाह होता है उसको क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट। दूसरा माध्यम है अपना सिम्प्लास्ट। तो आप लोगों को पता है एक कोशिका दूसरी कोशिका से किस संबंध के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा या प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। तो जब जल का परिवहन या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जिस संरचना के द्वारा कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है उसको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये समझ सकते हो आप, ये क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा या जीव द्रव्य तंतु। ठीक है, इनके द्वारा जब जल का पार्श्वीय प्रवाह होता है तो उसको सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। और तीसरा और अंतिम है रसधानीय पथ या वेक्यूलर पथ। आप लोग जानते होंगे कि रसधानी
या जो वैक्यूल है, वैक्यूल की भित्ति जो है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, और वैक्यूल में भरा हुआ द्रव्य पदार्थ जो है वो कहलाता है कोशिका रस। और यही कोशिका रस, सेल सैप जो है वो क्या करता है, कोशिका की सांद्रता का निर्धारण करता है। कोशिका की सांद्रता का निर्धारण कौन करता है, कोशिका रस करता है। और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में फिर उस कोशिका रस के कारण परासरण की क्रिया के द्वारा जल का प्रवाह होता है। इसको अपन क्या कहते हैं, रस धानीय पथ, ये जल का मार्ग। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे हैं, एक जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक और दूसरा रसारोहण, जिसे हम कल समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।